आप सुन रहे हैं के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की अनुच्छेदवार व्याख्या, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, रीट, एसआई, स्कूल व्याख्याता आदि की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम संसद के उन किरदारों पर बात करेंगे जो पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि सदन के सबसे ऊंचे आसन पर बैठकर कार्यवाही को नियंत्रित करते हैं। इन्हें हम संसद के रेफरी या संचालक भी कह सकते हैं। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बिल्कुल। और ये पद सिर्फ औपचारिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सदन का पूरा अनुशासन, बहस की दिशा और यहाँ तक कि कानूनों का भविष्य भी काफी हद तक इनके संचालन पर निर्भर करता है। तो आज हम अनुच्छेद 89 से 98 तक इन्हीं अधिकारियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की परतें खोलेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या है, बल्कि ये समझना है कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या है और सबसे जरूरी, परीक्षा में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 89 हमें बताता है कि राज्यसभा का मुखिया कौन होता है। हाँ, और यहीं से कहानी में पहला दिलचस्प मोड़ आता है। अनुच्छेद 89 का जो खंड 1 है वो कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन, एक्स ऑफिशियो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अहम है। इसका मतलब है कि किसी एक पद पर होने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाना। एकदम सही। तो जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। एक पद के साथ दूसरा मुफ्त, कह सकते हैं। और यहीं से प्रीलिम्स का सबसे पसंदीदा सवाल निकलता है। वो क्या? अगर सभापति उपराष्ट्रपति होता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अच्छा, वो एक बाहरी व्यक्ति है जो सदन की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सदन का मुखिया सदन का सदस्य ही नहीं है। तो फिर उप सभापति कौन होता है? उसके लिए अनुच्छेद 89 का खंड 2 है। वो कहता है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र, मतलब as soon as possible, हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो उपसभापति सदन का ही एक सदस्य होता है जिसे सदस्य खुद चुनते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में याद रखना हो तो सभापति एक तरह से आउटसाइडर है जो पदेन उपराष्ट्रपति हैं, जबकि उपसभापति एक इनसाइडर है जो सदस्यों में से ही चुना जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो बारीक अंतर है जिसे परीक्षक पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई नियुक्ति की बात। अब मान लीजिए कि उपसभापति को पद से हटाना हो या वो खुद पद छोड़ना चाहें, तब क्या होगा? इसके लिए हमें अनुच्छेद 90 देखना होगा। और वो क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 90 3 रास्ते बताता है। पहला तो बहुत सीधा है, अगर उपसभापति की राज्यसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाए तो पद भी अपने आप खत्म। ये तो लॉजिकल है। बिल्कुल। दूसरा, वो खुद त्यागपत्र दे सकते हैं। और ये त्यागपत्र किसको देंगे, ये भी एक सवाल बनता है। हाँ, और यहाँ एक जरूरी तथ्य है, उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को मतलब कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। अच्छा, और तीसरा रास्ता? तीसरा रास्ता है सदन द्वारा हटाया जाना। इसके लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है। एक मिनट, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत? ये कोई मतलब साधारण बहुमत तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब है सदन की जो कुल संख्या है उसमें से खाली सीटों को आप घटा दीजिए। अच्छा। और जो संख्या बचती है उसका बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं पर 5 सीटें खाली हैं, तो सदन की प्रभावी संख्या हुई 240। तो 240 का बहुमत चाहिए होगा, यानी 121 वोट। जी, और एक और शर्त है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। समझ गया। तो उपसभापति को हटाना आसान नहीं है, एक विशेष बहुमत और 14 दिन की पूर्व सूचना की जरूरत होती है। सही। अब एक और स्थिति की कल्पना करते हैं। अगर सभापति का पद खाली हो या वो बैठक में ना आए, तब क्या होगा? शायद ये अनुच्छेद 91 का विषय है। हाँ, और यहाँ संविधान 2 शब्दों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है, रिक्ति यानी वैकेंसी और अनुपस्थिति यानी एब्सेंस। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग, और परीक्षा के लिए इनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। रिक्ति मतलब पद स्थायी रूप से खाली है, जैसे मृत्यु या त्यागपत्र से, और अनुपस्थिति मतलब वो बस उस दिन की बैठक में नहीं है। ठीक है,
तो रिक्ति के मामले में क्या होगा? अनुच्छेद 91 का खंड 1 रिक्ति की बात करता है। अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपसभापति काम संभालेंगे, और अगर मान लीजिए दोनों के ही पद रिक्त हैं तब राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को इस काम के लिए नियुक्त करेंगे। अच्छा, यहाँ राष्ट्रपति की भूमिका आती है। जी हाँ, रिक्ति के मामले में। और अनुपस्थिति के मामले में? वो खंड 2 में है। अगर सभापति बैठक से अनुपस्थित है तो उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो सदन अपनी प्रक्रिया के नियमों के हिसाब से किसी को चुनेगा। मतलब ये सदन का आंतरिक मामला है। हाँ, आमतौर पर इसके लिए एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन बना होता है जिसमें से कोई सदस्य अध्यक्षता करता है। यहाँ राष्ट्रपति का कोई काम नहीं। तो निचोड़ ये है, पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अनुपस्थित होने पर सदन के नियम तय करते हैं। एक बहुत ही साफ अंतर है। और प्रीलिम्स में अक्सर इन्हीं दो स्थितियों को मिलाकर उलझाने वाला सवाल बनाया जाता है। अब उस स्थिति पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नाटकीय हो सकती है, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव ही सदन में चल रहा हो। तब क्या वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकते हैं? अनुच्छेद 92 इसी बारे में है। इसका जवाब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में छिपा है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। अनुच्छेद 92 साफ कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता यानी पीठासीन नहीं होंगे। तो वो सदन में रह सकते हैं या नहीं? हाँ, रह सकते हैं। वो सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक आम सदस्य की तरह, अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं। ये तो समझ आता है, लेकिन वोटिंग का क्या उन्हें अपने हटाने के प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार है? यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर सभापति के लिए। बताइए। अनुच्छेद 92 का खंड 2 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें सदन में बोलने का अधिकार तो होगा, लेकिन वो मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं? किसी भी हालत में नहीं? किसी भी हालत में नहीं। यानी पहली बार में भी नहीं और टाई होने पर भी नहीं? जी हाँ, शून्य। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें सामान्य वोटिंग का अधिकार वैसे भी नहीं होता, और जब उन पर खुद आरोप लगा है तो उनसे निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट की शक्ति भी छीन ली जाती है। ये एक ऐसा बिंदु है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो राज्यसभा की व्यवस्था तो काफी स्पष्ट है। अब लोकसभा की ओर चलते हैं। क्या वहां भी कहानी ऐसी है या कुछ अलग है? कुछ बुनियादी अंतर हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 93 से। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर चुनेगी। अच्छा, अपने 2 सदस्यों को? मतलब यहाँ दोनों ही अधिकारी सदन के अंदर से हैं? हाँ, सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, कोई भी आउटसाइडर नहीं है। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इनसाइडर हैं? हाँ। ये राज्यसभा के सभापति वाले मॉडल से बिल्कुल अलग है। जी, और इसी वजह से आगे चलकर इनकी शक्तियों में भी अंतर आता है। अब आते हैं अनुच्छेद 94 पर, जो इनके पद की समाप्ति की बात करता है। यहाँ त्यागपत्र का प्रावधान मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। ये वाकई में अनूठा है। कैसे? यहाँ एक दूसरे को इस्तीफा देने की व्यवस्था है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। जी, इसे इंटर से रेजिग्नेशन कहते हैं। और इसी अनुच्छेद में एक और बहुत खास बात छिपी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप लोकसभा भंग होने की बात कर रहे हैं? हाँ, लोकसभा भंग होने के बाद अध्यक्ष का क्या होता है? यह एक शानदार संवैधानिक व्यवस्था है। अनुच्छेद 94 का परंतुक मतलब प्रोविजो कहता है कि लोकसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करेगा। तो वो कब तक पद पे रहेंगे? वो नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क है संस्था की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अध्यक्ष पूरी लोकसभा का प्रतीक होता है। अगर चुनाव और नई सरकार के गठन के बीच में कोई संस्थागत प्रमुख ही ना हो तो एक वैक्यूम, एक शून्य पैदा हो जाएगा। तो अध्यक्ष पुरानी और नई लोकसभा के बीच एक पुल का काम करता है। बिल्कुल, सदस्य चले जाते हैं, सदन भंग हो जाता है, पर अध्यक्ष का पद बना रहता है। इससे तो सीधा सवाल बनता है, वो कौन सा अधिकारी है जो सदन के विघटन के बाद भी पद पर बना रहता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। यही सवाल कई बार पूछा गया है। अब अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हों या वे अनुपस्थित हों, तो क्या यहां भी राज्यसभा जैसा ही नियम है? मतलब अनुच्छेद 95 की बात। हाँ, नियम लगभग वही है।
रिक्ति और अनुपस्थिति का वही अंदर यहाँ भी लागू होता है। तो रिक्ति के मामले में अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे। और यहीं से प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा आती है ना? बिल्कुल। प्रोटेम स्पीकर जो नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और नए स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। और अगर दोनों केवल बैठक से अनुपस्थित हैं तो सदन के नियमों के अनुसार पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा। यहाँ भी राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल अनुच्छेद 91 जैसी ही है। चलिए अब उस सबसे महत्वपूर्ण तुलना पर आते हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अनुच्छेद 96। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उनके मतदान का अधिकार क्या होता है? हमने देखा था कि राज्यसभा के सभापति को तो कोई वोटिंग अधिकार नहीं था। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कैसे? चूंकि लोकसभा अध्यक्ष सदन का एक सदस्य होता है, इसलिए उसे हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसका सदस्य होने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो इसका मतलब वो वोट दे सकता है? हाँ, अनुच्छेद 96 का खंड 2 कहता है कि अध्यक्ष ऐसी स्थिति में प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा। प्रथमतः ही, इसका मतलब है एक आम सांसद की तरह पहली बार में ही वोट डाल सकता है। जी, जैसे बाकी सब सदस्य वोट करते हैं वैसे ही वो भी करेंगे। लेकिन एक शर्त भी तो होगी। बिल्कुल, शर्त ये है कि वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। अच्छा। सामान्य परिस्थितियों में अगर किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर हो जाएं, तो अध्यक्ष अपना वोट डालकर उस टाई को तोड़ता है। लेकिन जब उसे खुद हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उससे ये विशेष शक्ति छीन ली जाती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, निष्कासन प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा का सभापति, जो कि एक आउटसाइडर है, कोई वोट नहीं दे सकता। सही। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, जो एक इनसाइडर है, वो एक आम सदस्य की तरह वोट दे सकता है, पर अपना विशेष निर्णायक वोट नहीं दे सकता। आपने बिल्कुल सही सारांश बताया। अध्यक्ष और सभापति को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उनके मतदान अधिकारों का ये अंतर मेंस परीक्षा के लिए एक क्लासिक सवाल है। चलिए अब अंतिम 2 अनुच्छेदों पर आते हैं जो इन सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 97 इनके वेतन और भत्तों के बारे में है। ये बहुत सीधा साधा प्रावधान है। ये कहता है कि इन चारों अधिकारियों के वेतन और भत्ते संसद कानून बनाकर तय करेगी। और जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में जो लिखा है वही लागू होगा। यहाँ एक और तकनीकी बात है कि इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका क्या मतलब है? संचित निधि पर भारित या चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है कि इस खर्चे पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, सिर्फ चर्चा हो सकती है। हाँ, केवल चर्चा हो सकती है। ऐसा इन पदों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि सरकार या कोई दल वेतन कटौती की धमकी देकर उन पर दबाव ना बना सके। बहुत खूब। और आज का हमारा आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 98, जो संसद के सचिवालय के बारे में है। यह अनुच्छेद संसद के स्वायत्तता का एक और स्तंभ है। ये कहता है कि संसद के हर सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, का अपना अलग सचिवालयी कर्मचारी वृंद होगा। यानी इनका अपना स्वतंत्र स्टाफ होगा। हाँ, जो कार्यपालिका के अधीन नहीं होगा। बिल्कुल। और इन कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें कौन तय करेगा? अंतिम शक्ति तो संसद के पास है, जो वो कानून बनाकर तय करेगी। लेकिन जब तक संसद ऐसा नहीं करती, तब तक राष्ट्रपति संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से परामर्श करने के बाद नियम बना सकते हैं। यहाँ परामर्श शब्द अनिवार्य है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियम नहीं बना सकते। तो इसका सार ये हुआ कि संसद अपने कामकाज के लिए सरकार पर निर्भर न रहे, इसलिए उसे अपना स्वतंत्र सचिवालय दिया गया है। एकदम सही। ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करता है।